दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत एक काफी रिस्पेक्टेड और ताकतवर सदस्य देश के तौर पर काम करता है। लेकिन भारत की बढ़ती क्षमता और बदलते वैश्वीकरणों की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता पर भारत ने अपना क्लेम किया, जिसे लेकर आज भी चीजें कुछ ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी डिवीजन में अपनी पकड़ बना ली है जो पूरी दुनिया में डाटा और स्टैटिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन की इस बॉडी में काम करने के लिए भारत ने चीन, यूएई और साउथ कोरिया जैसे देशों को पीछे कर दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन की इस डिवीजन को लेकर मेजोरिटी देशों ने एक तरफा भारत को ही वोट दिया, जो काफी बड़ी बात है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के इस डिवीजन में सीट हासिल करने के बाद भारत यूनाइटेड नेशन में अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर सकता है, जिसका असर हमें आने वाले समय में ग्लोबल इंटरेस्ट हासिल करने में भी मिलेगा। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन की आखिर वह कौन सी डिवीजन है जिसमें भारत को सभी देशों ने एक तरफा चुना और यहां तक कि भारत के सामने चीन, साउथ कोरिया और यूएई जैसे देशों को भी हार का सामना करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की, जो पूरी दुनिया में स्टैटिस्टिक्स और डाटा का सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर पूरी दुनिया से जुड़े काफी सारे डेटा और स्टैटिस्टिक्स को न सिर्फ बनाया जाता है बल्कि डाटा के कंसेप्ट को भी डेवलप किया जाता है। यानी कि इस डिवीजन में पूरी दुनिया से जुड़े हुए डाटा का भंडार है, जहां भारत को सीट मिल चुकी है, जो स्टैटिस्टिकल और डाटा टेक्नोलॉजी के मामले में भारत की क्षमता और एक्सीलेंस का प्रमाण माना जा सकता है। वहीं पर इस कामयाबी को हासिल करने के बाद खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके सभी को भारत की इस बड़ी कामयाबी की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने खुलकर इंडिया को कांग्रेचुलेट भी किया और साथ ही स्टैटिस्टिकल कमीशन की सीट हासिल करने के लिए जो इलेक्शन कराया गया उसमें भारत को 56 में से 46 वोट मिले थे, जबकि चीन को सिर्फ 19 और कोरिया को 23 और यूएई को सिर्फ 15 वोट मिले। यानी कि भारत ने इन सभी देशों के मुकाबले लगभग चौगुने वोट हासिल किए, जिसके बाद भारत को यूएन स्टैटिस्टिकल की कमान अगले 4 सालों तक के लिए मिली है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 को होगी। मतलब भारत का टर्म 1 जनवरी 2028 तक चलेगा। इसके अलावा अगर यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में थोड़ी और डिटेल से बात करें तो आप यह जानकर थोड़ा चौंक सकते हैं कि संगठन की स्थापना बिल्कुल उसी साल की गई थी जिस साल भारत को आजादी मिली। इतना ही नहीं बल्कि यह ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम का सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो दुनिया भर के चीफ स्टैटिस्टिकल को एक साथ लाने का काम करता है। साथ ही संगठन के द्वारा लिए गए फैसले इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज में सबके लिए मायने होते हैं, जो इसे स्टैटिस्टिकल के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी सेट करने का जिम्मेदार बनाता है। यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत को सांख्यिकी विभाग के लिए चुना जाना एक काफी बड़ी बात है, जिसकी कमान भी भारत के पास कोई छोटे मोटे समय के लिए नहीं बल्कि सीधे 4 साल के लिए मिलेगी, जिसे हम काफी काम कर सकते हैं। साथ ही डाटा आज नए हथियार के तौर पर सामने आ चुका है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा डाटा और सटीक स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन मौजूद होगी वह किसी भी तरह की चुनौती के खिलाफ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देने में सक्षम होगा। ऐसे में यह समझना काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि भारत के पास अब एक काफी महत्वपूर्ण संगठन को लीड करने की जिम्मेदारी है, जिस पर हर भारतीय को गर्व महसूस होना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जिस दिन के इंपोर्ट के लिए एक समय पर यूरोप के देश भारत की आलोचना किया करते थे और भारत पर जमकर ताना कसा करते थे, आज कुछ ऐसा हो रहा है कि भारत ही उनके लिए कुछ ऐसा जरिया बन चुका है, जिस वजह से अब वह अपने देश से सस्ते तेल की मांग पूरी कर पा रहे हैं। ऐसे में आखिर भारत ने क्या किया है, इन यूरोपीय देशों की किस तरह से मदद की है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर था तो इस दौरान अमेरिका ने रूस के ऊपर कई चीजों को लेकर प्रतिबंध लगा दिए थे, यानी कि उसे कई सारी चीजों से बैन कर दिया गया था। अब ऐसे में ट्रेडिंग करने के लिए रसिया को अपने ऑयल रिजर्व का सहारा लेना पड़ा
और इन ऑयल रिजर्व के लिए रसिया दुनिया भर में तेल को एक अच्छे दाम पर बेचकर कमाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ ही महीनों बाद अमेरिका ने रसिया पर क्रूड ऑयल प्राइस कैप लगा दिया, जिसका मतलब था कि रूस को अपना तेल काफी कम दामों पर बेचना पड़ रहा था। और यही वजह थे कि रसिया से आ रहा कच्चा तेल बाकी गल्फ कंट्री से आ रहे तेल से काफी सस्ता था। और इस बात का भारत ने भी फायदा उठाया और भारत की इसी नीति की आलोचना करते हुए जापान समेत कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी भारत की आलोचना की। लेकिन सबसे ज्यादा यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्टर के एक इंटरव्यू ने हर तरफ बवाल मचा दिया। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर का ही कहना था कि रूस से जो क्रूड ऑयल भारत आ रहा है वह उनके खून का समझौता करके मंगाया जा रहा है। इस बात से उनका साफ मतलब यह था कि रूस उन कच्चे तेलों को बेचकर जो पैसा कमा रहा है उसका इस्तेमाल वह यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है और रूस को सबसे ज्यादा फायदा भारत की खरीद से हो रहा था। अब ऐसे में जहां एक तरफ भारत हर तरह की आलोचनाओं को चुपचाप सुन रहा था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भरोसा था कि एक दिन जरूर भारत की रणनीति दुनिया को समझ में आएगी और भारत ने जो किया वह सच में सही था। वहीं पर दूसरी तरफ रूस से इस तरह सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर भारत ने इस दौरान कई मिलियन डॉलर्स की बचत की और भारत की इसी सेविंग को देखकर अब कई सारे यूरोपियन देश आगे आए हैं जो उनकी आलोचनाएं कर रहे थे। अब वे लोग भी रूस का तेल खरीद रहे हैं, लेकिन सामने से नहीं बल्कि छुपते छुपाते इंडिया को अपना सहारा बनाकर। जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत अब यूरोपियन कंट्रीज की सहायता कर रहा है रसिया से तेल लेने में। भारत की तरफ से अब रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोप भेजा जा रहा है। डीजल और जेट फ्यूल के तौर पर जहाजों की ट्रैकिंग डाटा के आधार पर यह दावा किया गया है कि भारत से यूरोपियन देशों को रूसी कच्चे तेल का निर्यात किया जा रहा है। यह एक्सपर्ट कच्चे तेल को भारतीय रिफाइनरी में प्रोसेस कर उससे बनने वाले डीजल और जेट फ्यूल के तौर पर भेज रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रसिया से कच्चे तेल के एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया था। रूस अपने प्रतिबंधों के कारण सीधे तौर पर यूरोपीय देशों को तेल का निर्यात नहीं कर रहा था। तो वहीं रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सस्ते रूसी कच्चे तेल तक भारतीय रिफाइनरी की पहुंच ने उत्पादन और मुनाफे को बढ़ाया है, जिससे भारतीय रिफाइंस उत्पादों को यूरोप में निर्यात करने और बाजार के बड़े हिस्से में कब्जा करने में सक्षम हुई है। वहीं आंकड़ों की बात करें तो रूस का यूक्रेन पर आक्रमण से पहले यूरोप ने आमतौर पर भारत से औसतन 1,34,000 बैरल प्रतिदिन डीजल और जेट इंजन का आयात किया था। लेकिन अब जहाज ट्रैकिंग डाटा शेयर करने वाली कंपनी के डाटा से पता चलता है कि अब यह आंकड़ा बढ़कर 2 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। यानी कि यह साफ है कि लगातार यूरोपियन कंट्रीज भारत के सहारे रूस के कच्चे तेल को खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।